नमस्कार, मैं हूं रमन ओमगाई और न्यूज इंडिया में वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन का। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो कि दिल्ली से जुड़ी है। दिल्ली में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दिल्ली मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता पर चलेंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल बंद। ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तत्काल बंद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा क्योंकि दिल्ली में येलो अलर्ट है और इसीलिए तमाम तरह की पाबंदियां फिर से लगाई गई हैं। तो ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है वो बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली में कोरोना को लेकर बड़ी सख्ती। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। दिल्ली मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता पर चलेंगे। दिल्ली मेट्रो में अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम ये बंद कर दिए गए हैं। ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल बंद। स्कूल, कॉलेज बंद करने की बात कही गई है। तो दिल्ली में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पर उन्होंने कहा कि यहां पर येलो अलर्ट अभी आया है, येलो अलर्ट कैटेगरी में रखा है दिल्ली को और इसलिए ये पाबंदियां लगी हैं। और अगर ये थ्रेट बढ़ता है यानी येलो से दूसरे क्राइटेरिया पर जाता है तो पाबंदियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो केजरीवाल ने आकर ये बात कही और साथ ही साथ ये पाबंदियां जो लगी हैं। और हमारे सहयोगी नमित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा नमित का रुख करते हैं। तो नमित, येलो अलर्ट है और पाबंदियां दिल्ली पर लग गई हैं। देखिए बिल्कुल रमन, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और कोविड का जो विस्फोट हो रहा है, उसके बाद आज खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक समीक्षा बैठक रखी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो पाबंदियां थी उनको लागू कर दिया गया। और पहले से जो खबरें मिल रही थी कि दिल्ली के अंदर ग्रैप्स जो सिस्टम है वो लागू किया जा सकता है, यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर लागू किया है। इसके तहत 3 जो एक्शन प्लान है वो आते हैं। पहला येलो अलर्ट, फिर ऑरेंज अलर्ट और फिर रेड अलर्ट। अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट को लगाया गया है। येलो अलर्ट के दौरान दिल्ली के अंदर जितने भी बार, रेस्टोरेंट हैं वहां पर जो है 50% लोगों की एंट्री होगी। इसके अलावा मेट्रो की बात करें या फिर डीटीसी बसों की बात करें, वहां पर भी 50% सीटिंग की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने पूरी व्यवस्था जो है वो कर रखी है और अगर कोई बाहर निकल रहा है शख्स तो फेस पर मास्क लगाकर जरूर निकले। तो कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर फिलहाल येलो अलर्ट है, लेकिन अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो फिर दोबारा से ग्रैप सिस्टम का जो दूसरा फेस है यानी कि ऑरेंज अलर्ट जो है वो भी दिल्ली के अंदर लागू किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा समय की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, अगर हम बाजारों की बात करें तो साप्ताहिक जो बाजार लगते हैं वो जोन में केवल एक खोलने की अनुमति जो है वो येलो अलर्ट के अंदर दी जाती है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स की बात करें तो उनको पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो नई पाबंदियां हैं वो दिल्ली के अंदर लागू की गई हैं। बार की अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो उनको दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक की खुलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू है उसका समय भी ये बदल गया है। पहले नाइट कर्फ्यू 11 से सुबह 5 बजे तक था, अब नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। धन्यवाद नमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, उत्तराखंड की खबरों के बुलेटिन का, और बात करते हैं उत्तराखंड की। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्रों को डिग्रियां बांटी और इसके बाद हल्द्वानी में आयोजित वृहद रोजगार मेले में हिस्सा लिया। तो हल्द्वानी पहुंचे वृहद रोजगार मेले में पुष्कर सिंह धामी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वृहद रोजगार मेले में पहुंचे सीएम धामी। मैंने 4 जुलाई 2021 से मुख्य सेवक के रूप में जब से काम करना प्रारंभ किया तो हमने तय किया था कि हर जगह पर, हर जिले में इस प्रकार के हम मेले लगातार लगाएंगे। और मैंने जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बैठकें करके भी उन सभी से हमने अनुरोध किया कि हमारे प्रदेश के अंदर उनके उद्योग लगे हुए हैं, तमाम प्रकार के जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनकी यहाँ पर संचालित होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको, हमारे यहाँ के जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनको भी
इसमें साझीदार बनाया जाना चाहिए, उनको अपने साथ उनको कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए। और उन्होंने भी हम लोगों से, सभी कंपनी के लोगों ने इसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है और लगातार इस प्रकार के जो रोजगार के मेले आयोजित हो रहे हैं, उन मेलों से हमारे सभी भाई बहनों को मेलों में आकर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। इस प्रकार से हम स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए भी, रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार को भी बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी लगातार हमारा प्रयास जारी है। हमने अभी होम स्टे में और ज़्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। होम स्टे के माध्यम से आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 3700 होम स्टे हमारे पंजीकृत हो गए हैं और लगभग 8000 लोगों को इसमें अभी जॉब मिल रही है या उनको काम मिल रहा है स्वरोजगार के माध्यम से। मैं पिछले दिनों बनारस गया था मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में। उस बैठक में भी हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस में अभी लिया गया है तो होम स्टे को लिया गया है। होम स्टे को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे मैं ऐसा मानता हूँ कि हमने जिस दिन से भी काम करना प्रारंभ किया, 24,000 जो सरकारी नौकरियां हैं वो हमारे यहाँ पर खाली हैं, लेकिन 24,000 से काम चलने वाला नहीं है। अगर हम और ज़्यादा खींचतान करेंगे, बहुत ज़्यादा निकालेंगे, तो 24-25 हजार और नौकरियां निकल जाएंगी। और हमने अभी इसके लिए प्रयास भी किया है। 1734 पद, पुलिस की भर्ती बड़े लंबे समय से रुकी हुई थी, 1734 पद हमने पुलिस की भर्ती के अभी निकाले हैं। पिछले कई वर्षों से पुलिस की भर्ती नहीं हुई थी। इसी प्रकार से हम अन्य विभागों को भी देख रहे हैं कि सभी विभागों में भर्तियां खुलें और लगातार, आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी बयान आया था, वो लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि जिससे कि जितने पद हमारे खाली हैं वो सारे के सारे पद जल्दी से जल्दी भरे जा सकें। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं कि सब मिलाकर हमारा प्रयास है कि हमारे जो औद्योगिक समूह हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, वो आप सब लोगों को रोजगार दें। इसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी जितनी है वो सब भरी जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर हम लाखों में भी इसको कर पाएंगे तब भी कई लाखों और रह जाएंगे। केवल रोजगार के लिए नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग रोजगार के साथ साथ, रोजगार लेने के साथ साथ आप देने वाले भी बने। इसके लिए हमने बहुत सारे नए काम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री नैनो योजना शुरू की है। राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में लगातार कृषि विभाग किसानों की आय दोगुना करने का काम कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से किसानों को एक मंच मिलता है, जिससे किसानों को अच्छा बाजार और अच्छी कीमत मिलने लगी है। जो पौष्टिक अनाज है, इसमें मड़वा है, झिंगोरा है, कोदू है, उन सभी को, चूँकि उनके अंदर तमाम प्रकार के ऐसे पौष्टिक तत्व हैं, इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, अन्य विटामिन हैं, वो सभी हैं। और उसकी महत्ता के बारे में और इन सब कृषकों को आगे लाने के लिए, कृषि उत्पादों को आगे लाने के लिए इस प्रकार के महोत्सव निश्चित रूप से एक हमारे सभी कृषकों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देते हैं, उनका प्रोत्साहन भी करते हैं। उसके लिए हमारी सरकार लगातार कृषकों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी होनी चाहिए, उसको लेकर हमारा कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। हम भी काम कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान, नए नए विचार लेकर हम कार्यक्रमों को आगे। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, मिलेट फेस्टिवल तो देहरादून में सरकार कर रही है, लेकिन जो पहाड़ है वहां खेत खाली हो रहे हैं, वहां पर जो जानवरों की समस्या है उससे किसान परेशान है। तो इन फेस्टिवलों से वाकई में क्या उत्तराखंड के किसानों का भला कुछ होने वाला है? बिल्कुल राहुल, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ तमाम जो ऐसे सीमांत क्षेत्र हैं प्रदेश के, जहां पर गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस पलायन को रोका जाए, रिवर्स पलायन किया जाए। और जिस तरह से बीते रोज जो मिलेट फेस्टिवल हुआ, आज भी इसका दूसरा दिन है, 2 दिन का ये पूरा फेस्टिवल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे, कृषि मंत्री सुबोध दुनियाल पहुंचे, स्थानीय विधायक भी पहुंचे। सरकार का पूरा प्रयास है कि जो यहाँ के जो
जैविक उत्पाद हैं या फिर यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं या फिर जो फलोत्पादन है, सेब हो गया, चीकू हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में जो किसान है वो और मेहनत करके इसको और इसके उत्पादन को बढ़ाएं और इसके साथ ही जो यहाँ पर अन्य उत्पाद होते हैं, चाहे कोदा, झंगोरे, इन तमाम उत्पादों की बात करें तो उस पर भी सरकार का विशेष फोकस है और सरकार का माफ़ कीजिएगा प्रयास है कि इन तमाम स्थानीय उत्पादों को देश भर में देश के पटल पर रखा जाए। और इसी के तहत मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तमाम जो देश भर के प्रदेश के जो तमाम किसान थे, जो बड़े किसान हैं या फिर जो फलोत्पादन करते हैं, सेब की खेती करते हैं, वो तमाम किसान कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सबको कृषि और बागबानी की ओर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही और साथ में सभी को बताया कि राज्य सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जो पलायन की समस्या हो रही है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, अगर स्वरोजगार की ओर और खुद की खेती की ओर किसान प्रोत्साहित होगा तो इस समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। तो इन तमाम विषयों पर सीएम ने अपने संबोधन में ये बातें कही। रमन, बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो उत्तराखंड में जो मिलेट फेस्टिवल है ये किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुष्कर सिंह धामी से गायक जुबिन नौटियाल और रामशरण नौटियाल ने मुलाकात की और इस दौरान नवीन चक्राता टाउनशिप विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए टाउन प्लानिंग विभाग को उपलब्ध कराने के लिए सीएम का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन चक्राता टाउनशिप को कुरोड़ी, नागथात, लखवाड़ा से यमुना नदी तक विकसित किया जाएगा। इस टाउनशिप के विकास से पर्यटन उद्योग को तो बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के कई आयाम स्थापित होंगे। तो ये देखा आपने कि किस तरह से ये पूरी की पूरी योजना बनाई गई है। जो नागथात का इलाका है, चक्राता का वो इलाका है, वहां पर टाउनशिप डेवलप करने की बात यहां पर की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि टाउनशिप डेवलप की जाएगी नागथात की तरफ, जिससे स्वरोजगार मिल सके। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंची और इस दौरान कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा और विजय संकल्प रथ यात्रा का स्वागत उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा से किया गया। यात्रा में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में 60 पार का लक्ष्य रखा है। अरे तो हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ। क्या है विजय संकल्प यात्रा, रोहित? जी देखिए रमन, विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने हरिद्वार से की थी और 19 दिसंबर को उसके अगले ही दिन जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्होंने उसकी शुरुआत कुमाऊं मंडल से की। तो विजय संकल्प यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो विजय संकल्प रथ हैं उनको उत्तराखंड की 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया है। ये एक प्रकार के एलईडी वाहन हैं जिनमें वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की उपलब्धियों को उत्तराखंड की सभी विधानसभा क्षेत्रों में ले जाकर इनमें वीडियो के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया जा रहा है। और इसके साथ ही इसी क्रम में ऋषिकेश ये विजय संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें विजय संकल्प रथों पर सवार होकर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर ऋषिकेश के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका भव्य स्वागत किया। हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ऋषिकेश के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का स्वागत किया, इस रथ का स्वागत किया। और अभी 2 बजे ये विजय संकल्प रथ देहरादून के डोईवाला पहुंचा था, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर जनता को संबोधित किया था। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जनता से एक बार फिर से बीजेपी को आशीर्वाद देने की बात की थी। ये प्रथम सप्ताह, जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये विजय संकल्प जो यात्रा है इसका समापन होगा। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं समय समय पर विजय संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे, जनसंबोधन करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जनता से अपील करेंगे। बिल्कुल रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। और रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री
सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 1,19,76,000 की सड़कों का शिलान्यास किया। मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 4 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश के चौमुखी विकास की कामना की। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि बड़े संघर्ष के बाद हमें यहाँ पर कुंजखाल बरसुंड देवता मोटर मार्ग का शिलान्यास करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये मोटर मार्ग 1,09,76,000 में बनकर के तैयार होगा। बडोल गांव से पठोल गांव मोटर मार्ग का शिलान्यास कुल लागत 10 लाख रुपए है। और हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो संजय, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश पूरी है कि आचार संहिता लगने से पहले ही सारे शिलान्यास कर लिए जाएं। 2022 का चुनाव है, इसमें लाजमी है कि विधायक हो या मंत्री हो अपने अपनी विधानसभाओं में लगातार विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 60 पार का लक्ष्य है, उसी के आंकड़े पर और उसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सतपाल महाराज ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में लाखों की सड़क का शिलान्यास किया है। इससे साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और जिस तरीके से जनता के बीच पहुंचकर वोट बटोरने की भी लगातार जद्दोजहद सभी पार्टी कर रही है। तो कहा जा सकता है कि 2022 का चुनाव में सबसे अहम हो जाते हैं विकास कार्य और इन्हीं की राह पे लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में लगी है। उसमें उत्तराखंड राज्य की तमाम विधानसभाओं में इन दिनों आप देख सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से विजय संकल्प यात्रा में जो 4.5 साल के कार्य है वो गिना रहे हैं, तो यही वो कार्य है जो विधायक और मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं। तो 2022 के चुनाव की जो तैयारी है, इसमें साफ कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी उत्तराखंड मिशन के लिए जुट गई है। जी रमन। बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ। खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी ऑफिस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जरूरतमंदों को चेक बांटे और मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार समाज के हर व्यक्ति पर लाभ पहुंचाने का काम करती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खातों में 2,000 रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जा रहे हैं। आशा वर्कर्स, भोजन माताओं को मानदेय बढ़ाने के साथ बीजेपी सरकार समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान रखती है, उनकी चिंता करती है। सहायता के और हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, तो यहाँ पर पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि जितनी भी योजनाएं हैं उनकी घोषणा की जाए, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये नहीं हो पाएगा। बिल्कुल रमन, साफ तौर पर आचार संहिता लगने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। उसी के तहत सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हों अपने अपने क्षेत्र में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के तहत आज देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने चेक वितरण का कार्यक्रम रखा, जिसमें तमाम जो वंचित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री राहत कोष और विधानसभा अध्यक्ष राहत कोष से चेक वितरित किए गए, आर्थिक रूप से सहायता की गई। और स्पष्ट तौर पर यह भी कहा गया कि आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं उनकी पेंशन में राज्य सरकार ने वृद्धि की है। सरकार हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जहां भी आवश्यकता होती है तो सरकार मदद के लिए अपनी जनता के समक्ष उपस्थित है। तो एक तरह से साफ समझा जा सकता है कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में युद्ध स्तर की तैयारियां हैं। समय कम बचा है, लिहाजा रात दिन जो है तमाम मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युद्ध स्तर पर बैठकें कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और क्षेत्रीय जनता से मिल रहे हैं। रमन, उत्तराखंड में कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस का झंडा फहराया। बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश को आजाद कराने के साथ ही देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का कार्य कांग्रेस ने किया। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं सभी कांग्रेस जनों को, संपूर्ण प्रदेश के हमारे सम्मानित नागरिकों को और देश के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में जो दर्ज हमारा संघर्ष का इतिहास है, कुर्बानियों का इतिहास है और इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से निजात दिलाने का इतिहास है, वो इतिहास दर्ज है। और इसी संघर्ष के चलते, इन्हीं कुर्बानियों के चलते आज देश की आत्मा बन चुकी है ये पार्टी। बिना इस पार्टी के स्वाभाविक है कि अधूरापन लगता है। तो ऐसे मौके पर मैं ये संकल्प लेता हूं कि अतीत में हमारे नेताओं ने इस देश के उन्नति के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो संघर्ष और कुर्बानियां दी, हम इस भावना को अनवरत जीवित रखते हुए अपनी अगली पीढ़ी को ये संदेश देंगे कि इस देश को अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए वो भी दृढ़ संकल्प। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन लक्ष्य विधानसभा के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां आप कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इमरान हुसैन की मौजूदगी में कई कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया। इस दौरान इमरान हुसैन ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, जबकि दूसरी पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करती हैं। एक तो ये बताइए, यहाँ पर कितने लोग हैं जो इमरान भाई का इंतजार कर रहे थे? हाथ उठा के बताइए मंत्री जी का। भाई दोनों हाथ उठा के बताइए, जिसकी भी हाथ ऊपर नहीं है तो मैं सोचूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड पेयजल निगम के सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारी आमरण अनशन पर उतर आए हैं और कर्मचारी हर महीने समय पर सरकार से आदेश जारी करने के लिए काफी समय से मांग कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने कर्मचारियों से बात की। उत्तराखंड पेयजल निगम में वेतन, पेंशन इत्यादि को ट्रेजरी के माध्यम से दिए जाने को लेकर लगातार पेयजल निगम के तमाम अधिकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे और राजकीयकरण की मांग भी पेयजल निगम की तरफ से उठाई जा रही है, जिसे सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। हालांकि आश्वासन बहुत पहले ही दिया जा चुका था। तमाम पेयजल निगम के अधिकारी इस समय मंच पर मौजूद हैं जो इस समय आमरण अनशन कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या सरकार ने वादा खिलाफी की है और अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा। हमारा 28 अक्टूबर 2021 को माननीय पेयजल मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी हमारी हड़ताल के संबंध में, उस पर हमने उनके लिखित समझौते पर हमने अपना हड़ताल का कार्यक्रम स्थगित किया था और 2 माह बीतने के बाद भी आज तक उस पर शासनादेश नहीं हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस शासनादेश को जारी करने में उत्तराखंड राज्य पे ना तो कोई वित्तीय व्यवहार आ रहा है, ना कोई अतिरिक्त राजस्व का भार आ रहा है। और उस शासनादेश को करने से हमारे कार्मिकों की तनख्वाह प्रत्येक माह की 1 तारीख को मिल पाएगी और बार बार जो धरना प्रदर्शन हड़ताल होती है इससे जल निगम को निजात मिलेगी और हमारा जल निगम वित्तीय रूप से मजबूत होगा और इसका लाभ जनता को मिलेगा। परंतु वो शासनादेश आज तक जारी नहीं किया गया। इस एक सूत्री मांग पर हम आमरण अनशन पे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारा शरीर साथ देगा, हम इस आमरण अनशन पर कायम रहेंगे। क्या लगता है आपको कि सरकार एक तरफ हर घर जल, हर घर नल की बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि आपकी मांगें मानी नहीं जाएंगी तो नलों से पानी आना बंद हो जाएगा? नहीं, हमारा भी हड़ताल पे जाने का कोई हमने नहीं ठाना है। हम नहीं चाहते कि ऐन चुनाव के वक्त सरकार असहज हो, परंतु सरकार को असहज करने में बहुत बड़ा योगदान इन अदूरदर्शी हमारे वित्त के अधिकारियों का है और हमारे पेयजल के सचिव भी इस बात की संस्तुति कर चुके हैं वित्त विभाग से कि कोषागार से वेतन दिया जाए। अब जहाँ तक सवाल है हर घर में नल और जल प्रभावित होने का, तो निश्चित तौर पे हमने सरकार को इस बात के लिए कहा है कि हम आमरण अनशन पे जा रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नवंबर माह का वेतन नहीं मिला है। इसलिए पूरे उत्तराखंड में हर कर्मचारी आज भी नो पे नो वर्क पे कायम है, यानी जब तक हमें वेतन नहीं मिलता हम अपना कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि जब तक कोषागार से वेतन जारी होने का शासनादेश जारी नहीं होता हम आमरण अनशन पे रहेंगे। कितने अधिकारी कर्मचारी हैं इस समय आंदोलन में, तो कहाँ कहाँ आंदोलन हो रहा है आपका? पूरे उत्तराखंड राज्य में आंदोलन हो रहा है और लगभग 2800 कर्मचारी हमारे आज पूरी तरह से नो पे नो वर्क पे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन राहुल से कि वो दिखाएं कि सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड पेयजल निगम के मुख्यालय में तमाम जो अधिकारी कर्मचारी पेयजल निगम के हैं वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि पेयजल मंत्री ने जिस तरह से उनको आश्वस्त किया था और उसके बाद उनकी मांगे पूरी करने की बात की थी, लेकिन अब उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, लिहाजा सरकार को मांगे पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका अंजाम
सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। न्यूज़